हेलो नमस्कार मनी गुरुकुल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और हमारे साथ आज चर्चा में जुड़ रहे हैं रूंगटा सिक्योरिटीज के सीईओ और जाने माने सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हर्षवर्धन रूंगटा सर। थैंक यू सो मच सर। हमेशा अच्छा लगता है आपसे बातचीत करना और ये जो नॉलेज सीरीज हमने शुरू की है उसमें आपके साथ जुड़कर बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज जो सबसे अहम बात हम करने वाले हैं आज की चर्चा में वो यही है कि डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर म्यूचुअल फंड, मतलब जितनी बात की जाए इस कंफ्यूजन की, जितनी क्लैरिटी दी जाए, हमेशा कुछ ना कुछ रह ही जाता है। तो इसी की चर्चा की शुरुआत आज हम करेंगे। डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर म्यूचुअल फंड को लेकर निवेशकों में अक्सर कंफ्यूजन होता ही है। हमें बताइए इन दोनों में बेसिक फर्क क्या है। वेल हाय प्रशांत, आई एम वेरी हैप्पी कि आपसे बात करने मिल रहा है इस टॉपिक पे। तो प्रशांत देखिए, जब हम रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान की बात कर रहे हैं तो उसमें एसेंशियली फर्क क्या है और ये इंट्रोड्यूस क्यों किया गया था। एक टाइम था जब सिर्फ एक ही टाइप के प्लान अवेलेबल थे। मान लीजिए रेगुलर प्लान के नाम पे हम बात करते हैं। तब अगर कोई निवेशक ऐसा है जो अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर की सर्विसेज ले रहा है या वो नहीं ले रहा है, वो डायरेक्टली फंड हाउस के पास जाता है, दोनों केस में जो कॉस्ट लग रहा था आपका वो सेम लग रहा था। तो मान लीजिए एक इन्वेस्टर है जो एक डिस्ट्रीब्यूटर की सर्विसेज ले रहे हैं और वो फंड हाउस में इन्वेस्ट, कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं। उनका जो टोटल एक्सपेंस रेशियो था, जो उनको कॉस्ट लगता था वो इन्वेस्टमेंट करने का, वो मान लीजिए 1% था उदाहरण के रूप में। अब कोई ऐसा इन्वेस्टर है जो डिस्ट्रीब्यूटर की सर्विसेज नहीं ले रहे हैं और वो भी फंड हाउस के पास जा रहे हैं, म्यूचुअल फंड के पास इन्वेस्ट करने के लिए, उन्हें भी 1% लग रहा था। अब फर्क ये था कि अगर आप एक डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जाते हैं और फंड हाउस आपसे 1% चार्ज कर रहा है, उसका एक हिस्सा जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन और ब्रोकरेज के रूप में पास ऑन करता था। तो जब इन्वेस्टर ने 1% दिया है, उसका एक हिस्सा डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन के रूप में जाता था फॉर द सर्विसेज जो डिस्ट्रीब्यूटर दे रहे हैं। अब जो डायरेक्ट इन्वेस्टर हैं, जिन्होंने कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर की सर्विस नहीं ली है, अगर वो भी 1% ही दे रहे हैं, तो फर्क कुछ नहीं बचा। विच मीन्स क्योंकि आप डायरेक्ट जा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर इन्वॉल्व नहीं है, तो एएमसी को, जो म्यूचुअल फंड हाउस है, उन्हें कोई भी कमीशन कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर को देना नहीं है। तो सेबी ने ये देखा कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन है जहां पे आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप कोई डिस्ट्रीब्यूटर की सर्विस ले नहीं रहे हैं, तो म्यूचुअल फंड हाउस को भी कोई कमीशन का कॉस्ट नहीं लगता है। तो इस केस में डिस्ट्रीब्यूटर का जब कॉस्ट नहीं है और जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूटर शेयर था, मान लीजिए वो उसका एक्सपेंस रेशियो में, उतना इन्वेस्टर को उतना ही कम चार्ज किया जाए। सो डायरेक्ट प्लान्स इंट्रोड्यूस किए गए थे उन इन्वेस्टर्स के लिए जो डिस्ट्रीब्यूटर की सर्विसेज नहीं चाहते हैं या नहीं लेना चाह, नहीं जरूरत नहीं लगती उन्हें, और वो जब डायरेक्टली फंड हाउस के पास जाते हैं तो उन्हें उतना पोर्शन एज एन एक्सपेंस रेशियो कम लगे। तो डायरेक्ट और रेगुलर में सिर्फ इतना फर्क है कि जो एंड में एक्सपेंस रेशियो है वो डायरेक्ट प्लान के लिए कम है, और अगर आप रेगुलर प्लान के लिए जाते हैं तो उसमें एक रेगुलर जो टोटल एक्सपेंस रेशियो वो लगेगा। इसके अलावा कोई चेंजेस नहीं है। अंडरलाइन पोर्टफोलियो जो है वो भी सेम ही रहता है, फंड मैनेजर सेम रहते हैं, फंड हाउस सब कुछ सेम है। सिर्फ फर्क आपके टोटल कॉस्ट का है, और क्योंकि टोटल कॉस्ट अलग है, आपकी एनएवीज भी अलग हो सकती है। लेकिन एनएवीज अलग है, इसका ये मतलब नहीं कि अंडरलाइन पोर्टफोलियो अलग है। बिल्कुल। एक चीज और समझना चाहूंगा, मतलब अमूमन क्या सलाह ज्यादा बेहतर होती है, क्योंकि डायरेक्ट प्लान या रेगुलर प्लान की अगर हम बात करें तो इसमें अक्सर लोग, जैसा आपने कहा, कि कॉस्टिंग वाली चीजों को लेकर कैलकुलेट करके चलते हैं। लेकिन जो एक प्रदर्शन की बात होती है या एक आउटकम की बात होती है, वहां पर भी क्या कोई फर्क नजर आता है? वहां पर भी किसी तरह का परफॉर्मेंस में भी थोड़ा बहुत अंतर नजर आता है? देखिए प्रशांत, इसे दो तरीके से देखेंगे। एक है कि जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपका अगर कॉस्ट कम लगता है मान लीजिए, तो डेफिनेटली उतना आपको रिटर्न्स में फर्क दिखने वाला है। एक है कि प्योरली हम उसे कॉस्ट बेसिस पे कंपेयर करेंगे तो डिफरेंस आपको दिखेगा। और यही चीज को हाईलाइट करके आप देखेंगे कि डायरेक्ट प्लान्स को ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स या कोई भी जो नॉन डिस्ट्रीब्यूटर प्लेटफॉर्म्स हैं वो प्रमोट करते हैं, ये कह के कि अगर आप मान लीजिए डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करते हैं और आपका कॉस्ट उतना कम लग रहा है, तो 25 साल बाद आपका टोटल इंपैक्ट कितना आना है। तो ये कैलकुलेशन इन्वेस्टर्स को दिखाया जाता है कि आप डायरेक्ट प्लान में जाइए, क्योंकि आपका कॉस्ट कम होता है तो आपको एंड रिजल्ट 25 साल बाद इतना फर्क हो जाता है। लेकिन इसे मैं सब्सटैंशिएट करूंगा एक और फैक्ट से, एक और डेटा पॉइंट से। तो थोड़ा पुराना डेटा है लेकिन समझने के लिए कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाएगा हमें।
ये 2023 का डेटा है एमफी का। ये कहता है कि एक कंपैरिजन किया गया था कि हम हमेशा लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं। ये भी जो कंपैरिजन कर रहे हैं हम, कहते हैं कि 25 साल बाद अगर आपका खर्चा कम लग रहा है तो टोटल इम्पैक्ट कितना पड़ेगा आपके रिटर्न्स पे। पॉइंट ये है कि कितनी एसआईपीस कंटिन्यू होती है बियॉन्ड 5 इयर्स। पहले हम उसे अगर डेटा समझ लें, तब इसका रियल इम्पैक्ट का फायदा आप ले पाएंगे। तो थोड़ा पुराना डेटा है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो जाएगा। 2023 का ये डेटा है, जहां पे एक स्टडी की गई थी कि कितनी एसआईपीस हैं रेगुलर में और कितनी डायरेक्ट प्लान में है जो एसआईपीस 5 साल के बियॉन्ड चलती हैं। ओके, सो रेगुलर प्लान्स में देखा गया था 4%, सॉरी, डायरेक्ट प्लान्स में देखा गया था 4% ऑफ एसआईपीस कंटिन्यू बियॉन्ड 5 इयर्स, विच मीन्स अगर एक इन्वेस्टर्स, जो सारे इन्वेस्टर्स हैं, डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट कर रहे हैं 5 इयर्स एंड बियॉन्ड, एसआईपीस का जो डेटा पॉइंट है वो है सिर्फ 4% एसआईपीस कंटिन्यूड बियॉन्ड 5 इयर्स, विच मीन्स 96% लोगों ने अपनी एसआईपीस 5 साल के पहले ही बंद कर दी थी। अगर यही कॉन्टेक्स्ट हम देखें रेगुलर प्लान में, 15% ऑफ एसआईपीस कंटिन्यूड बियॉन्ड 5 इयर्स एंड 85% बंद हुई है। सो 4 टाइम्स, लगभग 4 गुना ज्यादा लोगों ने जो रेगुलर प्लान में है उनकी एसआईपीस कंटिन्यू हुई बियॉन्ड 5 इयर्स, और जो डायरेक्ट प्लान में थे वो सिर्फ 4% लोगों ने अपनी एसआईपी 5 साल के बियॉन्ड कंटिन्यू की। तो ये फर्क क्यों है? और ये लगातार है। अगर हम 2021 का डेटा देखें, तो 2023 का देखें, 2025 का भी देखेंगे, फर्क हमेशा रहा है कि डायरेक्ट प्लान्स के जो इन्वेस्टर्स हैं वो 5 इयर्स एंड बियॉन्ड बहुत कम मात्रा में, ये 2023 का जो डेटा है उसमें 4% ही सिर्फ इन्वेस्टर्स थे ऐसे डायरेक्ट प्लान के जिन्होंने 5 साल के बियॉन्ड इन्वेस्ट किया है, और 15% था रेगुलर प्लान में। सो क्वेश्चन ये उठता है कि अगर आप एक नंबर्स के बेसिस पे देखेंगे तो लॉजिकली ये बनता है कि जितना आपका खर्चा कम लग रहा है उतना ही एंड में आपको परफॉर्मेंस में या रिटर्न ज्यादा मिलेगा। लेकिन क्या आपका बिहेवियरल साइड उतना अच्छा है कि आप एक्चुअली उसका फायदा 15 या 20 साल तक ले सकेंगे? तो अगर आप कंटिन्यू ही नहीं करेंगे एसआईपी, आप एसआईपी बंद ही कर देंगे, तो क्या खर्चा बचा रहे हो और क्या ज्यादा कर रहे हो? तो थोड़ा उसे प्रैक्टिकल लेंस से देखना होगा। सिर्फ नंबर्स या कोई स्पेसिफिक पॉइंट्स पे देखेंगे तो इसका फायदा नहीं होगा। एक इंटरनेशनल स्टडी की भी आपको बताता हूँ ताकि एक रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा। ये नहीं कि सिर्फ इंडियन इन्वेस्टर्स की बात कर रहे हैं हम। कनाडा में 2016 की एक डेटा है, अगेन इट्स एन ओल्ड डेटा बट वेरी रेलेवेंट। कनाडा के 2016 का एक रिसर्च किया गया था और उसमें ये पाया गया था, दोज इन्वेस्टर्स जो एक एडवाइज्ड इन्वेस्टर है, विच मीन्स कोई फाइनेंशियल एडवाइस ले रहे हैं एडवाइजर्स के साथ, कंपेयर टू इन्वेस्टर्स जो एडवाइस नहीं ले रहे हैं, 15 साल तक अगर उन्होंने अपना एक एडवाइज्ड पोर्टफोलियो रखा है तो उनके जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं वो 173% ज्यादा है कंपेयर टू पीपल जो नॉन एडवाइज्ड हैं। तो सिंपल पॉइंट है, अगर आप एडवाइस लेके चल रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि वेल्थ भी ज्यादा क्रिएट हुई है एट द एंड ऑफ 15 इयर्स इन इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट, जो मैंने कनाडा के रिसर्च रिपोर्ट बताई है। और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में मोर नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स आर कंटिन्यूइंग टू इन्वेस्ट फॉर लॉन्गर पीरियड अगर वो किसी असिस्टेड पोर्टफोलियो के साथ हैं। तो आई थिंक इन दोनों पहलुओं को समझते हुए डिसीजन लेना होगा कि हमें डायरेक्ट प्लान में जाना है कि रेगुलर प्लान में जाना है। बहुत बेहतर तरीके से आपने तमाम बातों को मतलब, और सबसे अच्छी चीज ये रही हर्ष सर कि आपने वो बातें सामने रखी, मतलब उसमें कोई किसी तरह की बात आप थोप नहीं रहे हैं कि आपको ठीक है, आप इन तमाम डेटा और बाकी चीजों को कंपेयर कीजिए और उस हिसाब से आगे बढ़िए। उसके बावजूद जब हम ये बातचीत कर रहे हैं तो इन्वेस्टर्स के मन में तो यही आ रहा होगा कि फिर वो कौन से पैरामीटर्स हैं जो वो तय करें, मतलब ठीक है कंपनियां क्या ऑफर कर रही हैं, एक्सपर्ट क्या ऑफर कर रहे हैं, उनके लिए क्या सही है, वो फिर वो कौन कौन से टिक पॉइंट हैं जिनको एज ए इन्वेस्टर मुझे देखना चाहिए। जी प्रशांत, देखिए बहुत सिंपल सी बात है। आपको ये देखना है कि आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है। अब प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आपका अगर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन है, ठीक है, तो आपको ये देखना है कि ये जर्नी आप कैसे फुलफिल करते हैं। ये नहीं है कि भाई मैंने शुरुआत कर ली, मैं अपने आप से कुछ कर लूंगा, फिर 2-3 साल बाद आपको पता चला कि कुछ नहीं हो रहा है, तो आप फिर उस समय ट्रैक बदलें। एक सिंपल सा एग्जांपल है, आज अर्जुन जो है हमारे महाभारत में, अर्जुन सबसे अच्छे धनुधर थे, राइट? उन्हें भी कृष्णा एज अ सारथी की जरूरत पड़ी थी। वो उन्हें हर लेवल पे, जो महाभारत का जो पूरा इवेंट था, उसमें उन्हें हर पॉइंट पे उन्हें गाइडेंस की जरूरत पड़ी थी। तो आपको ये समझना है कि ये लड़ाई जो है आपकी, या ये जो गोल है या जो मकसद है आपका, वो आपका 2 साल 5 साल का नहीं है, ये आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना चाह रहे हैं।
और अगर डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली हम देख रहे हैं कि डेटा पॉइंट्स ये कह रहे हैं कि जो एडवाइज्ड इन्वेस्टर्स हैं वो ज्यादा लंबी अवधि तक इन्वेस्ट करते हैं, वो ज्यादा वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं इवेंचुअली, तो उसके पीछे कुछ तो कारण होगा ना। तो अगर हम अपने आप को कंफ्यूज करेंगे ये कह के कि भाई मुझे खर्चा बचाना है, तो आपका मकसद और फोकस शिफ्ट हो जाता है वेल्थ क्रिएशन से हट के, वो आ जाता है कि मुझे खर्चा बचाना है। और क्या होता है ना, ये अच्छे पॉइंट्स होते हैं जब आपको और हमें कोई बताएंगे कि यहाँ पे सस्ता मिल रहा है, तो क्या होगा कि सबका ध्यान उस तरफ चला जाता है। और तो हमारा फोकस शिफ्ट हो गया फ्रॉम वेल्थ क्रिएशन टू सेइंग कि सस्ता कहाँ से हो सकता है। ठीक है, सस्ता हम्म। आप अगर लेते हैं, अगर कॉस्ट इफेक्टिव या चीपर ऑल्टरनेटिव लेते हैं, उसके साथ का जो डिसिप्लिन मेंटेन करने का जो ऑब्जेक्टिव होता है, वो अगर खुद से कर सकते हैं ग्रेट, नहीं कर सकते तो किसी की सहायता लीजिए। उदाहरण के रूप में एक और एग्जांपल दूंगा मैं आपको। आप जिम की मेंबरशिप ले तो लेते हैं, आप जिम में अगर जाते हैं और खुद से भी वर्कआउट कर सकते हैं, और एक है आप पर्सनल ट्रेनिंग लेते हैं। तो पर्सनल ट्रेनिंग क्यों लेते हैं? इक्विपमेंट भी वही है, आपका एक्सरसाइज का टाइमिंग भी वही है, लेकिन आप अगर पर्सनल ट्रेनिंग लेते हैं, आपको ये होता है कि कोई आपके पीछे खड़ा है जो आपको गाइड कर रहा है और आपको पुश कर रहा है। आप अगर 3 सेट्स करते हैं 15 रेपिटेशन के, तो वो आपको पुश करेंगे कि भाई आप 20 रेपिटेशन करिए। तो आपको ये देखना है कि वैल्यू क्या मिल रहा है। हर टाइम सिर्फ प्राइस को देखना जरूरी नहीं होता। देखिए, कुछ भी चीज आप दे रहे हैं, कोई एडिशनल कॉस्ट दे रहे हैं, तो उसके सामने आपको वैल्यू एडिशन कुछ हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो बेशक आप डायरेक्ट प्लान में जाइए। अगर वैल्यू एडिशन मिल रहा है जो आपकी सहायता कर रहा है, आपको इमोशनल बायसेस हट जाते हैं, आपको डिसिप्लिन आता है, आपको एक कंधा मिलता है रोने के लिए जब मार्केट खराब हो, आपको एक वैलिडेशन मिलता है जब आपको नर्वसनेस होता है, आप किसी से बात कर सकते हैं। अगर ये वैल्यू एडिशन है तो रेगुलर प्लान में जाइए। अगर इनकी जरूरत बिल्कुल नहीं है आपको, तो बेशक आप डायरेक्ट प्लान में जाइए, फिर रेगुलर प्लान में जाके आपको कुछ नहीं मिलना। चलिए, तो ये जो हम कह सकते हैं ना गुरु मंत्र, ये बहुत आवश्यक है। ये तजुर्बे से आता है और हर दौर में आता है। और जब बात आती है तजुर्बे की, तो मार्केट की वॉलेटिलिटी को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। और हम जान रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में कितना फ्रेगाइल हो चुकी है पूरी दुनिया। कब क्या हो जाए, मतलब आज हम बात कर रहे हैं, 1 घंटे में कौन सा देश किस पे अटैक कर दे, कहाँ टैरिफ वॉर शुरू हो जाए, कहाँ कॉन्फ्लिक्ट। मतलब एक दौर था जब ईज आउट होती थी चीजें, कॉन्फ्लिक्ट से बचा जाता था। लेकिन आज शायद कॉन्फ्लिक्ट प्रायोरिटी हो गया है तमाम कंट्रीज की। तो ऐसे में मार्केट तो वॉलेटाइल रहेगा। तो मार्केट वॉलेटिलिटी में फिर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स की या एक्सपर्ट्स की भूमिका कितनी अहम हो जाती है? कि देखिए प्रशांत, आज मुझे टेक्नोलॉजिकली अगर आप बोले तो आई एम नॉट वेरी savvy, ओके। तो मुझे कंप्यूटर्स या कोई टेक्नोलॉजी में हमारी ऑफिस में कुछ भी दिक्कत आती है, तो पहली चीज हम क्या करते हैं कि हम हमारे टेक्नीशियन को फोन करते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम हमें आ रही है, प्लीज ये सॉल्व करके दे दीजिए। अब इसमें मेरे पास दूसरा ऑल्टरनेटिव ये है कि मैं गूगल सर्च करूं और चैट जीपीटी या कोई एआई में डालूं कि भाई ये प्रॉब्लम मुझे हो रही है, इसका पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं और क्या प्रॉब्लम हुई होगी वगैरह। ये रिसर्च मैं खुद से भी कर सकता हूँ। लेकिन अब मुझे तय करना है कि मेरे पास अगर एक ऑप्शन है, एक प्रोफेशनल है जिनकी सहायता मैं ले सकता हूं, और क्राइसिस के टाइम पे मैं उन्हें बुला के वो मेरी प्रॉब्लम शायद जल्दी सॉल्व करें, या मुझे एक गाइड करेंगे कि इस प्रॉब्लम का ऑल्टरनेटिव्स क्या है, तो मैं क्या प्रेफर करूंगा। सो आपको ये सोचना है कि आज की तारीख में, ये जो आपने सवाल पूछा ना, मैं आता हूं पर्सनल फाइनेंस पे। आज की तारीख में जब इन्वेस्टर्स ऐसी सिचुएशन को एक्सटर्नली देखते हैं, उन्होंने अभी तक अपने इन्वेस्टमेंट्स को देखा है। इन्वेस्टमेंट्स को देखना अपने आप में, और बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो कोविड के बाद पहली बार मार्केट में आए, तो उसके बाद जो कोविड के बाद की रैली थी, ये पहली टाइम ऐसा कोई सिचुएशन आया है पिछले 1 या 2 साल में जहां इन्वेस्टर्स ने एक्चुअली पैसे गंवाए हैं या कमाए बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसे में क्या होता है कि आपको एक गाइडेंस, जैसे मैंने कहा, एक कंधा चाहिए रोने के लिए, या एक एक साउंडिंग बोर्ड चाहिए, या एक एडवाइस चाहिए आपको कि ऐसी सिचुएशंस में क्या करना। और यही चीज डेटा में रिफ्लेक्ट कर रहा है कि अगर रेगुलर प्लान 5 साल के बियॉन्ड 15% लोग कंटिन्यू करते हैं और डायरेक्ट प्लान सिर्फ 4% करते हैं, ये फर्क सिर्फ एडवाइस का है। कि जहां पे अगर एडवाइजर, मान लीजिए जिनका 20-25 साल का एक्सपीरियंस है, वो आपको कहते हैं और बताते हैं विद डेटा पॉइंट्स, उस समय जब आप घबराए हुए हैं, ये नहीं कि जब बहुत कुछ अच्छा चल रहा है तब आपको कुछ भी समझाया हुआ शायद आपके जहन में रहेगा नहीं। जब आपकी दिक्कत का समय है, जब टफ टाइम्स है, स्ट्रेसफुल टाइम्स है, वोलेटाइल टाइम्स हैं, तब कोई इन्वेस्टर आपको फोन करके पूछता है कि भाई इस टाइम पे क्या करूं मैं। तब आप उन्हें ये इन्फॉर्मेशन देते हैं कि भाई वॉलेटिलिटी रहेगी मार्केट में, किस तरह से एसआईपी फंक्शन करता है। तो आपका कॉन्फिडेंस एसआईपी कंटिन्यू करने का रहता है, कंटिन्यू आप कर सकते हैं। यही चीज एक डायरेक्ट इन्वेस्टर किसको फोन करेगा?
वो फिर ऐसे ही कोई ऑनलाइन ये प्लेटफॉर्म्स में देख के कोई ओपिनियन बनाने की कोशिश करेंगे, और वहीं पे रिफ्लेक्ट हो रहा है कि वो फिर घबरा के वो अपनी एसआईपी बंद कर देते हैं। हालांकि यही टाइम है जब आपको एसआईपी डेफिनेटली कंटिन्यू करनी है और इनफैक्ट बढ़ानी चाहिए। सो फर्क एडवाइस का है, फर्क इमोशनल बायसेस का है, फर्क एक्सपर्टीज का है। तो सीधी सी बात है कि ये चॉइस एक इन्वेस्टर को खुद से करना है। क्या मुझे सिर्फ कॉस्ट देखते हुए सस्ता लेना है, या मुझे वैल्यू देखते हुए एक ऐसी सर्विस लेनी है जो लॉन्ग टर्म में मुझे हेल्प करे। सो इनफैक्ट प्योर सिंपल पॉइंट है, वैल्यू देखिए कहाँ पे ज्यादा मिल रही है। अगर आपको लगता है कि कोई वैल्यू एडिशन आपका डिस्ट्रीब्यूटर नहीं कर रहा है, आपका एडवाइजर कोई वैल्यू एडिशन नहीं कर रहा है, तो कोई कारण नहीं है आपको उनके थ्रू इन्वेस्ट करने का, कोई रेगुलर प्लान लेने की जरूरत नहीं है। अगर वैल्यू एडिशन मिल रहा है तो उसे सिर्फ कॉस्ट बेसिस पे इवैल्यूएट करना गलत होगा। चलिए, तो मतलब आज के दौर में आपको अपने आंख कान खुले रखने होंगे। मतलब आप चाहे एडवाइजर हो या आप डायरेक्ट प्लान में भी जा रहे हैं, तो आप ये ध्यान रखिए कि थोड़ा सा आपको एक कुशन जरूर हो। आपको आपको पता हो कि जो चीजें चल रही हैं वो आपके हक में जा रही हैं या नहीं जा रही हैं। और दूसरी चीज, पेशेंस उसमें भी रखना है। मतलब मैंने कई बार देखा है कि लोग थोड़ा सा मार्केट वॉलेटाइल हुआ नहीं कि अपने एडवाइजर को पीछे पड़ जाते हैं कि साहब मेरा पैसा यहाँ से निकाल के अब यहाँ लगा दो, अब देखो यहाँ इस सेक्टर में क्या हो रहा है। तो थोड़ा सा पेशेंस भी रखना होता है। और जैसे बताया कि मार्केट जब गिरता है तो भी एनएवी पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको बेनिफिट मिल रहा है उसको भी आपको कैलकुलेट करके चलना होगा। हर्षवर्धन जी, अब अगर मतलब मैं बहुत बेसिक्स बात करूं, कोई नया इन्वेस्टर है और वो डायरेक्टली ही चाहता है, वो नई एडवाइजर की सलाह लेना चाहता है, तो फिर वो फंड्स का चुनाव करते वक्त रिसर्च कैसे करे, क्या किन बातों का ध्यान रखे और रिसर्च किन किन पैरामीटर्स पे करे? सो देखिए, आपको है ना, जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, फंड सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है वो बहुत सारे मेथोडोलॉजीज हैं, और आपको कोई भी एक पैरामीटर के बेसिस पे आप डिसाइड नहीं कर सकते। सो ऑफन मतलब आप देखेंगे जो भी डायरेक्ट इन्वेस्टर्स हैं उसका मेजॉरिटी पोर्शन, मैं नहीं कह रहा हूँ सभी, लेकिन मेजरली जो डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करते हैं उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया एक ही होता है। वो पास्ट रिटर्न्स देखते हैं कि भाई पिछले 1 साल में किसने अच्छा रिटर्न दिया, पिछले 2 साल 3 साल में कितने अच्छा रिटर्न दिया, और वो जो जो भी प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं वो प्लेटफॉर्म की रैंकिंग और स्टार रेटिंग देखते हैं। तो उसके बेसिस पे वो डिसाइड कर लेते हैं कि वो मुझे इस पर्टिकुलर स्कीम में डालना है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कारण ये है कि मान लीजिए मैं एक फंड मैनेजर हूं, मैंने एक पर्टिकुलर कॉल लिया, मैंने अपने एक पोर्टफोलियो में एक पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट किया है ये देखते हुए कि मुझे इसका फ्यूचर अच्छा लग रहा है, और मैंने ये इन्वेस्टमेंट किया था ये देख के कि मुझे 2 साल लगता है कि ये पर्टिकुलर कंपनी का टर्न अराउंड इस तरह से होगा। और दूसरा एक फंड मैनेजर है जिन्होंने एक पर्टिकुलर स्कीम की एक पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट किया है, और उस वो पर्टिकुलर कंपनी का बुल रन अचानक आ गया फॉर द इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। इट वाज प्योर शेयर लक कि अभी मैंने इन्वेस्ट किया, मैंने ओरिजिनली सोचा था कि उसे 1 साल लगेगा, लेकिन हो सकता है 3 महीने में उसका रिटर्न आ गया। और दूसरा फंड मैनेजर था जिनका 2 साल लगने वाला है, क्योंकि वो 2 साल का नजरिया लेके उन्होंने इस पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट किया था। पास्ट रिटर्न्स अगर आप देखेंगे तो स्कीम बी, जिनका तुरंत में टर्न अराउंड हो गया, उसका रिटर्न्स बहुत अच्छा दिखने वाला है, और पहली वाली स्कीम का नहीं दिखेगा। कारण यह क्योंकि उन्होंने 2 साल का व्यू लेके इन्वेस्ट किया और अभी तक उस कंपनी में वो टर्न अराउंड नहीं हुआ है, या जो इवेंट वो चाहते थे होना वो हुआ नहीं है। इसका ये मतलब नहीं कि स्कीम बी ज्यादा बेटर है। इट्स जस्ट दैट वो टाइमिंग रही ऐसी कि उन्होंने जब इन्वेस्ट किया उसके बाद मार्केट चल गया। ऐसा नहीं, गलत भी है, लेकिन ये जरूरी है कि ये ऐसा ही रिपीट करेगा अगले 3 महीने बाद भी, तो ये जरूरी नहीं है। अगर आप पास्ट रिटर्न्स देके इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो पास्ट रिटर्न्स बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है कि आपने एंट्री कब की, कितने अमाउंट आपने एंट्री की। यू कुड जस्ट बी लकी एज यू नो। तो जब आप फंड सिलेक्शन करते हैं, फंड परफॉर्मेंस को देख रहे हैं, आपको अलग अलग पैरामीटर से देखना है। आपको ये देखना है कि कितनी लंबी अवधि से ये फंड चल रहा है, मान लो जो 15 साल से चल रहा हो, वो अलग अलग मार्केट साइकिल्स में कैसे बिहेव किया। जब मार्केट बढ़ा तो क्या वो मार्केट के साथ बढ़ा, अगर वो मार्केट गिर रहा था तो क्या वो डाउन साइड को कितना अच्छा प्रोटेक्ट कर सका उस समय। तो हो सकता है कि वो सबसे बेस्ट परफॉर्मर नहीं हो, लेकिन कंसिस्टेंट परफॉर्मर हो। तो आपको क्या चाहिए, कोई कंसिस्टेंटली अच्छा करे, कि आपको चाहिए कि पीरियड्स में अच्छा अच्छा करता रहे, कोई एक पीरियड में बहुत अच्छा किया कभी खराब कर दिया। तो आपको ये देखना है। दूसरा देखना है कि जो रिटर्न्स आप जनरेट कर रहे हैं उसके लिए आपने रिस्क कितना लिया। तो रिस्क टू रिटर्न देखना है। आप अगर सिर्फ रिटर्न्स देखेंगे तो हो सकता है बहुत अच्छा रिटर्न दिया, लेकिन उसके लिए अगर उसने रिस्क भी 3 गुना ज्यादा लिया है, तो क्या आपको वो अपने पोर्टफोलियो में चाहिए। एक फंड मैनेजर होगा जो रिस्क वन
बीटा 1 है समझ लीजिए, और उन्होंने जो रिटर्न जनरेट किया वो किया है 2%। ओके, एक एग्जांपल के लिए। दूसरी जगह एक है इन्वेस्टर, एक स्कीम है जिन्होंने नो वेरी हाई बीटा, 3 गुना ज्यादा रिस्क लिया है, विच इज 3। ओके, द बीटा इज 3 एंड रिटर्न्स उन्होंने 4% जनरेट किया। तो जब आप खाली रिटर्न्स देखेंगे, आपको दिखेगा 4% एक जगह रिटर्न जनरेट हुआ है, दूसरी जगह 2% रिटर्न जनरेट हुआ है। लेकिन 2% जनरेट करने के लिए उन्होंने रिस्क सिर्फ 1 यूनिट का लिया था, और 4% जनरेट करने के लिए उन्होंने रिस्क 3% का, 3 यूनिट्स का लिया था। कौन सी स्कीम बेटर परफॉर्म कर रही है इन दिस केस? पहली वाली स्कीम, दो उसका रिटर्न 2% है, लेकिन रिस्क उन्होंने 1 यूनिट का लिया था। तो बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जो आप जाते नहीं डिटेल में एज ए रिटेल इन्वेस्टर, क्योंकि वो आपकी फील्ड नहीं है। दूसरे, फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस क्या रहा है, वो कितने साल से कितने फंड्स को मैनेज कर रहे हैं, उनका अप्रोच क्या है इन्वेस्टिंग का। फंड हाउस की रिसर्च टीम कितनी बड़ी है, रिस्क मैनेजमेंट टीम होती है वो कितनी बड़ी है, वो किस पैरामीटर्स पे देखती हैं। बहुत सारे क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा पॉइंट्स होते हैं जिनको इवैल्यूएट किया जाता है, उसके बेसिस पे स्कीम्स और फंड हाउसेस को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। अगर आप इतनी सारी डिटेल में नहीं जा रहे हैं और सिर्फ पास्ट रिटर्न्स देख के इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है आप एक पीक पे एंटर कर रहे हैं और फिर इसके बाद आप निराश हो जाएं। सो आई थिंक ये पैरामीटर सिर्फ और सिर्फ पास्ट रिटर्न्स देख के इन्वेस्ट करना बहुत बड़ी गलती हो सकती है। बिल्कुल, और आजकल ये गलतियां हो रही, मतलब आजकल आपके पास इतने प्लेटफॉर्म हैं, लोग वहां पर यही सारी गलतियां ज्यादा करते हैं, वो तुरंत और आजकल ये भी मैं देख रहा हूँ कि डिजिटल वर्ल्ड में जो है ना, वो मतलब हर दूसरी रील पे कोई ऐसा है जो ऐसी सलाह दे रहा है, तो शायद वो भी बहुत ध्यान में रखना होगा। इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल है, और खासतौर पे मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स पॉइंट ऑफ व्यू से इसे समझना चाहूंगा। आजकल बहुत सारे फिनटेक एप्स आ गए हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, और ये अग्रेसिवली प्रमोट कर रहे हैं डायरेक्ट प्लान्स को। तो मतलब इस पूरी, मतलब आपकी पूरी कम्युनिटी या इस पूरी इंडस्ट्री पर इसकी क्या राय है? मतलब आप लोग के बीच तो इन सब सारी चीजों पे बड़ी बात होती होगी। तो इनफैक्ट आई वुड से कि ये जो डिजिटलाइजेशन हुआ है, ये बहुत अच्छा हुआ है कि इस तरह से आप देखेंगे जो पेनिट्रेशन है और जो रीच है वो गांव गांव तक पहुंच चुकी है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है ये पूरी इकोसिस्टम के लिए। तो कहने का ये मतलब है कि जो फिनटेक्स हैं उन्होंने ये पॉसिबल किया है कि एक दूर दराज कोई गांव में बैठा हुआ इन्वेस्टर भी आज एक एक्सेस है उनके पास, जहां पे वो इन्वेस्टमेंट अपना शुरू कर सके। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट इंक्लूजन इन द फाइनेंशियल इकोसिस्टम। अब प्रॉब्लम यह है कि जिनके पास एक्सेस टू गुड इन्वेस्टमेंट एडवाइस है, एक्सेस टू इंफ्रास्ट्रक्चर है, मान लीजिए मेट्रोज में रहते हैं, मेट्रोज में उनके पास तो ऑलरेडी ऑप्शन है कि वो इन्वेस्ट करना चाहें, तो उनके पास एडवाइजर्स भी हैं, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, उनके पास सब कुछ है जिसमें वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वहां पे अगर आप एक कंफ्यूजन में है कि भाई मुझे सिर्फ कॉस्ट बचाना है, उसकी वजह से मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं और मैं वैल्यू नहीं देख रहा हूं, तो वहां गलत है जो हमने अभी तक बात की है। लेकिन क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, रीच वहां तक पहुंची जहां पे ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ एडवाइस एंड वो शायद अफोर्डेबल भी नहीं होता। मान लीजिए किसी को 1,000 रुपए महीने की एसआईपी करनी है, तो क्या उनके इतना अफोर्डेबल होता है कि वो एक एडवाइजर के पास जाएं, उनसे एंगेज करें, उनका टाइम लें, उनसे एडवाइस लेके अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करें? शायद ये फीजिबल नहीं होता। तो ऐसे इन्वेस्टर्स जो फाइनेंशियल इंक्लूजन में आ नहीं रहे थे बिकॉज ऑफ द टिकट साइज या बिकॉज ऑफ द रीच एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, फिनटेक्स ने अवेलेबल किया है कि वहां तक वो इन्वेस्टर भी आज इन्वेस्ट कर सके। आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट थिंग। बहुत अच्छा हुआ इकोनॉमी के लिए, बहुत अच्छा ये फाइनेंशियल इकोसिस्टम के लिए है कि ये प्लेटफॉर्म्स हैं। लेकिन हर कोई सिर्फ उस प्लेटफॉर्म पे अगर रॉन्ग पर्पस से यूज करेगा, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। सो आई थिंक सभी के लिए स्पेस है। इतनी बड़ी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हम देख रहे हैं और एक्सप्लोजन देखने वाले हैं कि हर एक इन्वेस्टर और हर एक पार्टिसिपेंट और स्टेक होल्डर के लिए देयर इज इनफ। तो इसमें कोई एक का या दूसरे के साथ या एक दूसरे के खिलाफ है, ऐसा नहीं है। हर एक का एक मार्केट है और हर एक के लिए इनफ बिजनेस है, अगर वो ढंग से करना चाहे तो। बिल्कुल सर, और ये बात मुझे इतनी अच्छी लगी, मतलब ये दिखाता है कि जो अनुभवी लोग हैं वो किस तरह से इस इकोसिस्टम के हर स्टेक होल्डर या हर एक पार्टिसिपेंट के लिए खुली बाहों से उनका स्वीकार, उन्हें उनका इंतजार कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि ये सारे लोग मिलके, हर एक पिलर मिलके और ज्यादा मजबूती लाए, अवेयरनेस लाए। और इन्वेस्टर एजुकेशन की दिशा में हमने भी ये वीडियो इसी सोच के साथ शुरुआत की है कि हम
टायर 2 टायर 3 सिटीज तक पहुंचे और लोगों को बेहतर तरीके से जानकारी दें। थैंक यू सो मच हर्षवर्धन सर, हमेशा की तरह अच्छी बातचीत और बहुत सारी कहते हैं गागर में सागर आज हमने पूरी तरह से लोगों के सामने रखा। ऐसी और भी चर्चाओं में हम आपका कीमती समय आगे भी लेते रहेंगे। अपना कीमती समय देने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच प्रशांत, थैंक यू। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।